हे गाइस, टावर ऑफ गॉड की इस न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। तो लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि कैसे इवान कॉल दिमाग लगा के यहाँ पे पहुंच गई है बैम की हेल्प करने, और इतना ही नहीं डूम को अब यहाँ पे कंट्रोल कर लिया एक तरीके से केल हेलम ने, जो कि किसी फ्यूचर वॉर को प्रिपेयर करना चाहता है कैन पीपल का यूज करके एज अ आर्मी। वही दूसरी तरफ मैड्रैको ने भी वापस एक और बार धोखा दे दिया है क्राक और बाकी लोगों को। जस्ट अपने आदमियों को भेज दिया था वॉरशिप में से लुइस को किडनैप करने के लिए, ताकि वो इनके बदले नेगोशिएट करके लाडल को ले सके। लेकिन लकीली लुइस पहुंच गया व्हाइट रूम में, जहां पर अब हिज मैजेस्टी जाग चुके हैं और उन्होंने धमका दिया मैड्रैको के लोगों को। तो स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो में आगे बने रहे। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि कैसे लुई वाइट के पीछे छुपा हुआ था। वही जो वार्निंग वाइट ने दी थी मैड्रैको को इन आदमियों को, वो उस चीज को मजाक में उड़ा देते हैं, जहाँ पे वो उसके दी हुई लाइन को क्रॉस कर लेते हैं। जहाँ वाइट सोचा था कि क्या मैंने अब खा सकता हूँ, जहाँ लुई का कहना था तुम जो करना चाहो कर सकते हो, बस मुझे बचा लो। जहाँ पे हम वाइट को काफी एक्साइटेड देखते हैं, जो कि अपने शॉट को स्विंग करने ही वाला था, और हमें इसके पीछे का रीजन भी वाइट के थ्रू पता लगता है, जहाँ पे वो काफी खुश था क्योंकि उसे काफी लंबे समय के बाद किसी रैंकर की सोल मिलने वाली थी, जिससे उसकी भूख अलग ही लेवल पे मिटती। और वाइट ने अभी जो अटैक यूज किया था उसके वजह से हम देखते हैं काफी सारे घोस्ट जैसे फिगर को पूरे रूम में आते हुए, जो कि इन दोनों रैंकर्स को एक तरीके से घेर लेते हैं। जिन्हें भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है एक्चुअल में, जो उन्हें समझ तो आ गया था कि वो सही में काफी मुश्किलें पड़ चुके हैं। इसीलिए हम देखते एक रैंकर को सीधे वाइट को हेड ऑन अटैक करते हुए, ताकि उस चीज को जल्दी से रोक सके। जब वाइट इस अटैक से काफी इजीली अपने आप को बचा लेता है, तो ये रैंकर काफी शॉक होता है देखकर कि कैसे ये कोई आम रेगुलर नहीं हो सकता, क्योंकि इसने एक रैंकर की शॉट को काफी आराम से डॉज कर लिया। जहाँ पे वाइट इस समझाते हुए कहता है कि शॉट को डॉज नहीं किया जाता, बल्कि उसकी मूवमेंट को रीड किया जाता है। जिसके साथ ही हम देखते व्हाइट का यहाँ पे काउंटर अटैक भी, जो इतना भारी है ऐसा का हैवी था, जो इस रैंकर की कंटेन करने से ज्यादा था। और शुरुआत में तो देखने में ऐसा लगता है कि इस बंदे ने यानी कि इस रैंकर ने उस अटैक को ब्लॉक कर दिया अपनी शॉट से, लेकिन हम व्हाइट को स्मेल करते हुए देखते हैं, जो एक्सप्लेन करता है इस रैंकर को कि शुरू में तुम्हें ऐसा लगा होगा कि तुम बच गए, लेकिन तुम्हें अपने आर्म को भी एक बार देखना चाहिए। जहाँ पता लगता है कि जो अटैक व्हाइट ने किया था वो इससे रिडायरेक्ट हुआ कि इस रैंकर ने अपना हाथ खो दिया। वही दूसरी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते केज के अंदर हान सुंग यू और साथ ही में एल्डर के साथ आई वो लड़की, इन दोनों के बीच में काफी खतरनाक बैटल चल रही थी। जब इस लड़की का एक नेम अटैक भी देखते हैं जिसका नाम था ब्लू सफायर फिश, जिसको फ्लो बेंडिंग का यूज करके शिचू को मैनिपुलेट करते हुए हम यूज करते हुए देखते हैं। जहाँ पे हासुया भी इस अटैक को काउंटर करने के लिए अपने शिशु अटैक करने की ट्राई करता है, लेकिन वो सरप्राइज तब हो जाता है जो देखता हो जो एरो थी यानी कि जो एल्डर यूज करे थे, वो बार बार उसके सारे अटैक को ब्लॉक कर देता है। वह इसका जो अपोनेंट है यानी कि लड़की, उसके सारे अटैक उसकी तरफ डायरेक्ट आ रहे हैं। और इतना ही नहीं हान सुंग यू ये चीज समझ रहा था कि कैसे इस लड़की के पास एक परफेक्ट ऑफेंस और साथ ही में एक डिफेंस, दोनों ही चीजें काफी स्ट्रॉन्ग है, जो कि उसे काफी फॉर्मेडेबल अपोनेंट बनाती है हान सुंग यू के लिए। ऊपर से लड़की काफी कॉन्फिडेंट थी चीज को लेकर कि कोई वीव कंट्रोलर उसके सामने नहीं जी सकता। जहाँ हान सुंग यू भी चीज को एडमिट तो करता ही है कि लड़की सही में काफी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन हम देखते हैं उसी समय पीछे से मैड्रैको को वहाँ पर आते हुए कहते हुए कि एल्डर पहले यहाँ आ चुके हैं। लेकिन जब हान सुंग यू को नोटिस करता तो कहता है कि लगता है कुछ बिन बुलाए मेहमान भी यहाँ पर आए हैं, लेकिन टेंशन नॉट, क्योंकि हम सारी चीज संभाल लेंगे। जहाँ पर हम इसे उस लड़की से बात करते देखते हैं, जहाँ खुद को सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराता है। जहाँ मैड्रैको इस लड़की को देखते ही पहचान जाता है कि हो ना हो ये एल्डर की गाइड होगी, और यहाँ पे वो अपनी हेल्प भी उसको ऑफर करता है हान सुंग यू से फाइट करने में। जहाँ इस गाइड को बहुत ज्यादा भरोसा नहीं था मैड्रैको के फेस को देखने के बाद, क्योंकि इसका मानना था कि कैटफिश जैसा दिखने में है। जहाँ हाँ सुना इस चीज का मजाक भी उड़ाता है, तो मैड्रैको कहता है इस लड़की ने थोड़ी देर पहले तुम्हें राइस बैग कहा था। लेकिन चाहे जो भी हो, यहाँ मैड्रैको एक चीज साफ कर देता है कि यहाँ पे हान सुंग के सामने अब दो रैंकर्स हैं। जहाँ हान सुंग को पता था कि काफी डिफिकल्ट तो होने वाला है, लेकिन कुछ हो पाता हम तभी देखते हैं यहाँ पे एक और बहुत ही बड़े ब्लास्ट को, जिससे सभी लोग सरप्राइज आते हैं। और हम नोटिस करते कोई और नहीं बल्कि वाइट ने किया था। और वाइट यहाँ पे चटकार लेते हुए कह रहा था कि कितना लंबे समय हो गया ऐसा टेस्ट आए हुए मुझे। और इतना ही नहीं, वाइट को अभी भी और भी भूख लगी हुई थी, यानी कि अभी और भी रैंकर्स को खाने वाला है। वही दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एल्डर को, जहाँ अगर आपको याद हो तो लास्ट टाइम वहाँ पे उसको एक स्पेयर लगा था, यानी कि उसकी बॉडी के आर पार चला गया था, जिसको देखिए बैम और बाकी लोग तो काफी खुश होते हैं।
जहाँ एक पल के लिए तो एल्डर भी थोड़ा सरप्राइज आते हैं कि कैसे उसे इतना बड़ा स्पेयर लगने के पहले पता नहीं लगा, और साथ ही बना उसे पेन फील क्यों हो रहा है। और साथ ही एल्डर ये भी नोटिस करते हैं कि उसकी बॉडी यूजुअली जितनी जल्दी हील करती है वो भी नहीं कर रही इस टाइम पर। जहाँ क्राका और बैम जो कि इस टाइम डियर में थे वो भी इस टाइम को देखकर समझ जाते हैं कि यही उनके लिए परफेक्ट मोमेंट है अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने का। वही यामा जो कि एल्डर को इस वीक स्टेट में देखकर उसके ऊपर अटैक कर देता है, जहाँ एल्डर ना उसे डॉज करने की कोशिश करता है ना कुछ, इसीलिए सोचते हैं कि उसे हील करने पर फोकस करना चाहिए। वही इन लोगों के बीच में हम देखते ही बहुत बड़े धमाके होते हुए, जिसका रीजन था बैम जो कि जमीन पे आके गिरा था। जहाँ रैक तो बच जाता है लेकिन बैम को हम लैंड करते हुए देखते हैं बिल्कुल उनके ठीक सामने। और यहाँ पर बैम सबसे पहले अपने टारगेट यानी कि डूम को भी नोटिस कर लेता है जो उसके ठीक सामने खड़ा था। वहीं यामा और एल्डर अभी भी आपस में फाइट कर रहे थे। वहीं पे काफी स्ट्रेंज सी चीज होती है, यानी कि यामा जब भी अटैक करने की कोशिश करता है यहाँ पे एल्डर को हर बार उसका एरो बचा लेता है। जहाँ पे अब एल्डर यामा को समझाते हैं कि कैसे वो जब भी अटैक करने की कोशिश करेगा या उसके पास आने की कोशिश करेगा तो ये एरो हमेशा उसे बचा लेगा, और अगर वो बहुत ज्यादा क्लोज आता है तो ये एरो से कहीं दूसरे पाथ पर लेकर जा सकता है। लेकिन सरप्राइजिंगली तभी वो एरो जलने लगता है, जहाँ पे यामा और एल्डर दोनों उस फ्लेम को और जो आवाज साथ में आई थी उसको पहचान जाते हैं। और हम देखते इवान कोल की एंट्री को इस जगह पर। जब इवान को लाते ही साथ ही एल्डर को ताना मारते हुए कहती है कि लगता है तुम्हारा शरीर का एक हिस्सा सही नहीं लग रहा, लगता है तुम्हें मेरा तोहफा बहुत पसंद आया जो स्पेयर मैंने आप भेजा था अपने आने से पहले। वही यामा के पूछने पर क्या तुम वही इवान कोल हो जो कि हेल से आती है, तो यहाँ पे इवान कोल कहती है हाँ बिल्कुल वही, जो कि इस समय वियोल की मेंटोर हो। वही यामा इस बात को सुनकर अब इससे पूछता है कि भला तुम यहाँ पर क्यों आई हो और क्या करनी सोच रही हो, जिस पे इवान कोल से सिंपली आंसर करती है मैंने तुम्हें बताया ना मैं स्लेव कैंडिडेट की टीचर हूँ अभी के लिए, और मैं उसी की हेल्प करने आई हूँ। हाँ मुझे पता है तुम खुद इतने केपेबल हो कि सारी चीज़ों को मैनेज कर लो, लेकिन अभी के लिए मैं अपनी स्लेव कैंडिडेट की हेल्प करना चाहती हूँ, तो क्यों ना मिलके फाइट करें। जहाँ भी इवान कोल एल्डर को लेकर यामा को वार्न भी करती है कि जितना दिख रहा है उसे काफी ज्यादा डेंजरस है। वहीं पे एल्डर जो कि इन दोनों को सोच रहे थे देखकर कि मुझे लगा नहीं था कि तुम यहाँ पर आ पाओगी, लेकिन हो सकता है ये तुम्हारी डेस्टिनी हो, लेकिन अच्छा ही है मैं तुम दोनों को एक साथ निपटा सकता हूँ। जहाँ वार्निंग देते के साथ ही हम एल्डर को कुछ अलग से ही परफॉर्म करते देखते हैं, जिसकी वजह से एक अलग से क्रिएचर बनने लग जाता है। जहाँ क्राका सबसे पहले नोटिस करता है ऊपर से, लेकिन ये दिखने में काफी डेंजरस और अजीब सा लग रहा था। जहाँ यामा और इवान कोल के अगर पर्सपेक्टिव से देखें तो हमें काफी बड़ा सा बुल दिखाया जाता है जो कि क्रिएट किया था एल्डर ने। एल्डर कह रहा था कि यही तुम लोग का फेट या किस्मत है। वही से भी जो कि बैम डोम के पास था उसे कौन भी नोटिस कर लेता और पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो और बनाओ शो डाउन का क्या हुआ, यानी कि जो शर्त उन्होंने पहले लगाई थी। जब बैम से कहता है कि मैं तुम्हें बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा अभी टाइम नहीं है, अभी के लिए मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है डूम के हार्ट के ऊपर जो स्पेल है उसको तोड़ना। और बैम यहाँ पे ये भी एक्सप्लेन करता है कैसे यहाँ पे एल्डर डूम को कंट्रोल कर रहा है और उसे मारने की धमकी देकर उसे सारी चीजें करा रहा है। जहाँ पे कौन को इस बात सुन के काफी सरप्राइज मिलता है, लेकिन इसी बीच अब उनका ध्यान भी जाता है उस बड़े से बुल के ऊपर, जहाँ पे सरप्राइजिंगली रैग भी पहचान जाता है, और सरप्राइजिंगली रैग भी इस क्रिएचर को पहचान जाता है और उसे बुल करके बुलाता है ना कि टर्टल। वही कून बैम को कहता है कि हमारे पास टाइम बिल्कुल नहीं है, तुम्हें जल्दी से अपने मिशन को पूरा करना चाहिए। जब बैम का भी बिल्कुल यही सोचना था और डूम की तरफ आगे तेज से बढ़ता भी है, लेकिन तभी कुछ अजीब होता है। डूम जो अभी तक काफी दर्द में था वो अपने फर को एकदम से एक्सपेंड कर देता है, जिसकी वजह से सभी चीजों को कवर कर लेता है। जहाँ पे बैम उसे समझाने की कोशिश कर रहा था कि मैं तुम्हें मदद करने के लिए आया हूँ, लेकिन यहाँ पे डूम लगातार अटैक करने लगता है, जिसकी वजह से बैम को भी फाइनली अपने ऑर्ब को यूज करना पड़ता है। लेकिन बैम यहाँ पे एक सिंपल ऑर्ब का यूज नहीं करता, बल्कि अपने वाटर ड्रैगन टेक्निक साथ ही में उस ऑर्ब को कंबाइन करके यूज करता है इस टाइम डूम के ऊपर। जब बैम का यह अटैक जिसका नाम था 7 ड्रैगन्स एंडलेस स्काई, ये काफी इफेक्टिव होता है, जिसकी वजह से ऊपर काफी सारे शिंशु के अटैक गिरने लगते हैं। वही इसी बीच हम गार्डो और कैंजोन के बीच में कुछ बातचीत देखते हैं, जहाँ गार्डो लगातार कैंजोन को इग्नोर करके दूसरी तरफ जा रहा था। वही कैंजोन उसे समझाने की कोशिश कर रहा था कहते हुए कि तुमने अभी सुना कि एल्डर हमारे सारे कैन पीपल को खत्म कराने के प्लान को लेकर आगे चल रहे हैं, तो बोला तुम इनका साथ क्यों दे रहे हो। अगर लॉर्ड यामा के बाद किसी ने इस पूरे केज को आज इस स्टेज पर लाने की कोशिश की है तो वो तुम थे, वो तुम्हारी मेहनत थी। तो अगर तुम्हें थोड़ी सी भी इज्जत है अपनी इस मेहनत को लेकर तो तुम्हें रुक जाना चाहिए और हमारी मदद करनी चाहिए इस आने वाले डिस्ट्रक्शन को रोकने में।
जहाँ गार्डो ना ही कैंजन को कन्फ्रंट करता है, ना ही वो रुकता है उससे फाइट करने के लिए और तेजी से आगे बढ़ने लगता है जिस तरफ डूम और बाकी लोग थे। लेकिन वो जाते हुए यहाँ पे कैंजन को अपनी स्टोरी जरूर सुनाता है, जहाँ बताता है बहुत लंबे समय पहले जो एक मिशन पे गया था फक की तरफ से, तो उसे एक ह्यूमन से प्यार हो गया था। जब कुछ समय बाद उन्हें एक बच्चा भी हुआ, लेकिन सरप्राइजिंगली क्योंकि वो कैनिन और ह्यूमन का एक मिक्स ब्रीड था, इस वजह से उसका हार्ट काफी कमजोर था। यहाँ पे इस समय पे उसकी मदर भी जा चुकी थी, यानी कि वो मर चुकी थी, और ये जो बच्चा था ये भी काफी कमजोर था, और ऊपर से मिक्स ब्रीड होने की वजह से कोई भी कैन पीपल उसे स्वीकार नहीं करते। और वो समय जब अपने बच्चे को बचाना चाहता था और काफी डेस्परेट था, उस समय किल एलम यानी कि एल्डर गार्डो के सामने आए और उसे एक ऑफर दिया जहाँ पे उसके बच्चे की जान बचा देते, लेकिन उसके बदले में उसे गार्डो को हेल्प करना पड़ता उस प्लान में जो कि एल्डर करना चाहता है केज को लेकर फ्यूचर में। जहाँ पर उस समय गार्डो के पास और कोई चॉइस नहीं थी अपने बच्चे की जान बचाने के लिए, तो उसने उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, जिसके बाद किल एलम एक न्यू बॉर्न बेबी को जो कि कैन पीपल का ही था उसे लेकर आ गए थे। और यहाँ पे एल्डर की बताने के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे गार्डो ने हार्ट ट्रांसप्लांट किया था उन दोनों का, और बहुत लंबे समय तक उनको फ्रोज करके रखा गया था कुछ हाई टेक टेक्नोलॉजी का यूज करके, ताकि उनकी जान को बचाया जा सके। और उस समय उसके काफी समय बाद एल्डर के कहने के मुताबिक ही गार्डो ने उन दोनों को लंबे समय तक पाल पोस के बड़ा किया केज के बाहर, और उसने लॉर्ड याओ से झूठ बोला कि दोनों उसी के बेटे हैं, जबकि रियलिटी में यहाँ पे रिवील किया जाता है गार्डो के थ्रू कि जो लुई है वो उसका एक्चुअल बेटा है, ना कि डेंग डेंग। और डेंग डेंग उस कैन पर्सन का बेटा है जिसका हार्ट उसने लुई को दिया था। लेकिन उसकी प्रॉब्लम ये भी खत्म नहीं हुई, क्योंकि केज के अंदर सिर्फ एक ही चीज मैटर करती है और वो है स्ट्रेंथ। और लुई क्योंकि एक मिक्स ब्रीड है तो कभी भी इतना पावरफुल नहीं बन सकता क्योंकि यहाँ कैन पर्सन से कम्पीट करके एक अच्छी लाइफ जी सके। और इसलिए गार्डो चाहता है कि जैसे यहाँ पे सारी चीजें खत्म हो जाएगी तो अपने बेटे को लेकर वो यहाँ से बाहर चला जाएगा हमेशा के लिए। और यही बात गार्डो कैंजन को भी कहता है कि तुम्हारी भी अपनी एक डॉटर है, तुम समझ सकते हो मैं क्या कहना चाहता हूँ एज अ पेरेंट्स, मतलब मैं अपने प्राइड को आगे कैसे आने दे सकता जब बात थी मेरे खुद के सन की। जहाँ गार्डो ये भी एक्सेप्ट करते हुए कहता है कि जो ओल्ड प्राइडफुल वॉरियर था, यानी जो पुराना गार्डो था जिसे काफी प्राइड था अपने वॉरियर होने पर, अपने स्ट्रेंथ पर, वो तो कब का मर चुका है। लेकिन मैं जो तुम्हारे सामने खड़ा हूँ वो बस एक फादर है और मैं अब ऐसे ही जीने वाला हूँ, और शायद यही मेरी डेस्टिनी भी है। वो इस मोमेंट पे ये लोग भी उस बुल को नोटिस कर लेते हैं जो कि एल्डर ने बनाया था यामा और इवांक हॉल को टैकल करने के लिए। वहीं दूसरी तरफ बैम जो कि डूम के उस डिफेंसिव बैरियर को तोड़कर उस तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि डूम शायद ऐसा इसलिए कर रहा है, ये ऐसा कि सबकॉन्शियसली उसकी बॉडी ये चीज कर रही है क्योंकि वो काफी पेन में है। और इसलिए बैम अपने वाटर बॉम्ब का यूज करता है जहाँ पे ऐसा करके एक रास्ता बनाता है डूम तक पहुंचने का। लेकिन जो फर का जो पूरा वॉल था वो काफी जल्दी रीजनरेट करने लगता है, जो चीज बैम भी काफी जल्दी समझ जाता है उसे देखकर। लेकिन तभी पीछे से रैक उसे ही कहते हुए रोक देता है कि तुम्हें 2 मिनट पीछे हटना होगा। जब बैम को पहले समझ में नहीं आता, लेकिन जब देखता रैक को एक इसके हाथ में स्पेयर लेकर चार्ज करते हुए, तो वो सोचने पड़ जाता है कि भला ये स्पेयर उसे कहाँ से मिल गया। लेकिन अगर आपको याद हो ये वही एंशिएंट स्पेयर है जो कि थोड़ी देर पहले इवांक हॉल ने एल्डर पे यूज किया था। और रैक जैसे इसको थ्रो करता है हम देखते हैं बैम को सरप्राइज होते हुए, क्योंकि जो काम वो अभी तक नहीं कर पाया था, यानी कि वो पाथ क्लियर नहीं कर पाया था उस डिफेंसिव वॉल को तोड़कर, वो रैक ने कर दिया है। जब बैम डूम के काफी करीब तो पहुंच गया था फाइनली, लेकिन डूम यहाँ काफी दर्द में था, जो चीज बैम भी नोटिस कर लेता उसके फेस के एक्सप्रेशंस को देखकर। लेकिन उसे समझ में नहीं आता उसे क्या करना चाहिए। लेकिन बैम यहाँ पे डूम को एडवाइस करता है कि वो सीधा खड़ा रहे ताकि यहाँ पे बैम कोशिश करे उसके स्पेल को तोड़ने की। लेकिन इससे पहले और कभी कुछ कर पाता हम देखते गार्डो को बीच में आते हुए, जो कि उसे रोक देता है कहते हुए कि स्लेयर कैंडिडेट तुम क्या करने की सोच रहे हो। मुझे तभी से समझ नहीं आ रहा था कि भला मेरी डेस्टिनी को बार बार कौन छेड़छाड़ करके परेशान कर रहा है, लेकिन शायद वो तुम हो। मैंने पहले तुम्हें शायद बहुत अंडरएस्टिमेट किया होगा एक रिग्रेट समझ के, लेकिन वो तुम ही हो जिसने यहाँ पे सारी चीजों को खराब किया है, और मैं अब तुम्हें और भी ज्यादा अंडरएस्टिमेट नहीं करने वाला। जो कहने के साथ एक काफी पावरफुल पंच कर देता है यहाँ पे बैम के डायरेक्शन में कहते हुए कि हम चीजों को वापस से नॉर्मल करने वाला हूँ। जहाँ गार्डो भी स्लेयर कैंडिडेट को यानी कि बैम को यहाँ पे अपना एनिमी बता देता है और कहता है अपनी पूरी स्ट्रेंथ से अब तुमसे फाइट करने वाला हूँ, ना कि कोई कंट्रोल पावर का यूज करके। वहीं पे बैम जब देखता है कि गार्डो इतना पावरफुल एनिमी पूरी पावर से उसके ऊपर अटैक करने वाला है, तो उसे समझ में नहीं आ रहा था उसे थ्रोन यूज करना चाहिए या नहीं। अगर थ्रोन यूज करेगा तो उसने जो अपने मास्टर यानी कि इवांक हॉल से प्रॉमिस किया वो टूट जाएगा, और वो ना यूज करने का जो मेन पर्पस था यानी कि उसकी पूरी ट्रेनिंग वो भी यूजलेस साबित हो जाएगी।
और इसलिए बैम सोच रहा था उसे किसी नई तरह की पावर की जरूरत है, किसी नई तरीके से यूज करने की, जहाँ से वो लाइन याद आती है जो कि उसने अपने अंदर बनाई थी राइस पॉट के अंदर, अपने आप को सिग्निफाई करते हुए कि आखिर वो क्या है। और उसके अगले ही पल हम देखते हैं फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन बैम का, जो कि रेड थाइसा का हुआ था। जब बैम भी काफी सरप्राइज आता अपनी ट्रांसफॉर्मेशन को देख के, और वो भी वैसे ही क्योंकि रेड थाइसा जो कि उसे फ्लोर डेथ पे मिला था, जो वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर की पावर थी, और उसने अनजाने में एब्जॉर्ब कर लिया था उस चीज को। यहाँ पे वो चीज एक फिजिकल फॉर्म ले लेती है, जो कि बैम के लिए भी काफी न्यू था। जब गार्डो इस चीज से रिलेट तो कर पाता है क्योंकि कैन पीपल भी ऐसे ही कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, और इसलिए बैम से पूछता हुआ कि बोला तुम इस सारी पावर कहाँ से मिली। जब बैम को पता तो नहीं था, पर वो काफी सिंपल सा आंसर देता है, मैंने सोचा कि मुझे जरूरत है किसी न्यू पावर की और मुझे ये मिला। जब गार्डो इस बात से सेटिस्फाइड तो नहीं था, बिल्कुल कोई भी नहीं होगा जब इतना सिंपल एक्सप्लेनेशन मिलेगा, लेकिन वो यहाँ पे कहता है कि ये भी इनफ नहीं होने वाला मुझे हराने के लिए। और हम उसे देखते हैं इसका एक नया अटैक यूज करते हुए, जिसका नाम था ब्लैक स्पिरिट केक। जहाँ सामने बैम जो कि इस अटैक आते हुए देखता है, जो सही में काफी अलग लेवल का था। वो सोचता है कि क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे एक ट्राई करके देखना चाहिए इस अटैक को। और बैम करता भी ठीक वैसा ही है, जहाँ पे जब इस रेड थाई से पावर को यूज करके अटैक करता है तो गार्डो के अटैक को काउंटर अटैक तो कर ही लेता है, लेकिन साथ में गार्डो को डैमेज भी पहुंचाता है। यानी कि बैम की पावर यहाँ पे ज्यादा थी गार्डो से इस पर्टिकुलर मोमेंट पे, तो जो चीज गार्डो को भी काफी सरप्राइज करती है। और यहाँ गार्डो के हाथ से खून नहीं बह रहा था, तो उसे पता था कि बैम की जो पावर या ट्रांसफॉर्मेशन है, जो कि काफी सुंदर लगती है देखने में, ये काफी डेंजरस हो सकती है। वही जब सीन शिफ्ट होता है और मैं टावर की दूसरे फ्लोर की दूसरे हिस्से को दिखाया जाता है, जहाँ में ये चीज बताई जाती है कि काफी पीसफुल एरिया है, जिसको जाना जाता है एक एरिया जो कि पीसफुल एग्जिस्टेंस का सिंबल है, जहाँ वे किसी क्रिएचर को किसी चेयरमैन के सामने रिपोर्ट देते हुए देखते हैं, जो बताता है कैसे जहाद की जो सेना है वो और ज्यादा ट्रूप्स को ऐड करते जा रही है, यानी कि अपनी आर्मी की स्ट्रेंथ लगातार बढ़ा रहे हैं इनके एरिया के बाहर। और अगर इस रिपोर्ट की माने तो अगर ऐसा ही चलता रहा तो पूरा एक स्क्वाड्रन इनकी एग्जिस्टेंस के बाहर आ जाएगा, यानी कि इनका जो एरिया है उसके सामने एक जहाज की पूरी स्क्वाड्रन खड़ी होगी कुछ समय में। हमें काफी सारी वॉरशिप्स को भी दिखाया जाता है, और यहाँ पे अगर इसकी रिपोर्ट की माने तो इसका सिर्फ एक ही मतलब है, ये सारे सिग्नल है कि आने वाले कुछ समय में इनके ऊपर अटैक होने वाला है जहाज की सेना की तरफ से। जहाँ हमें इस चेयरमैन को भी दिखाया जाता है, इंट्रोड्यूस कराया जाता है, जिसका नाम था काल रहीम, जिसको मिस्टर चेयरमैन कहा जाता है इस पीसफुल एरिया को। और ये चेयरमैन का ये मानना था कि वो जो जगह है यानी कि वॉल, वो एक सिंबलाइजेशन है उनकी पीसफुल एग्जिस्टेंस का, जिसको कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होने दे सकते। और इसीलिए इनके ट्रूप्स को वहाँ पे वेट करना चाहिए ज्यादा टेंशन लिए बिना, क्योंकि अगर चेयरमैन की माने तो केल एलम यहाँ पे बहुत ही जल्दी एक एरो की लाइट लेकर एक पूरी सेना को यहाँ पर लेकर आएगा इनकी मदद के लिए। और शायद आप अब समझ गए होंगे कि केल एलम जिस फ्यूचर वॉर की बात कर रहा था वो शायद इसी एरिया के आसपास होने वाली है। और इसी काल रहीम यानी कि जो पीसफुल काउंसिल का चेयरमैन है, इसकी इसी बात के साथ आज के चैप्टर को यहीं पे ओवर करते हैं, जहाँ इस चैप्टर के अंदर हमें काफी कंक्लूडिंग चीजें तो दिखी, जहाँ हमें एक नया कैरेक्टर भी दिखा, और साथ ही में हमें कुछ नई बातें भी जानने को मिली, यानी कि उस फ्यूचर वॉर के बारे में जिसको लेके सारा पंगा है जो कि एल्डर कर रहा है केज के अंदर। लेकिन ये चीजें कुछ क्वेश्चंस को भी रेज करती हैं, जैसे कि भला पीसफुल एग्जिस्टेंस एरिया है क्या, भला कौन सी काउंसिल है, और जहाज के ट्रूप इस जगह पर अटैक क्यों करने वाले हैं, और भला कील एलम का ऐसा कौन सा इंटरेस्ट है इस जगह पर जिसकी वजह से वो एक पूरी आर्मी रेस कर रहा है यहाँ पे इस बंदे की मदद करने के लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, भला बैम डूम को यहाँ बचा पाएगा या नहीं, और साथ में कैन पीपल की हेल्प कर पाएगा, क्योंकि उसका अल्टीमेट गोल तो अपने मास्टर जिन्सुआ को बचाना है, जिसके लिए उसे यामा की हेल्प चाहिए। और इन सारी चीजों के आंसर आपको मिलेंगे आने वाले वीडियोस में। लेकिन अगर आपको वीडियो की नोटिफिकेशन चाहिए तो बेल आइकन को ऑन कर ले, चैनल को सब्सक्राइब करके, ताकि आपको वीडियो टाइम पर मिलती रहे। साथ ही वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो ज्यादा शेयर करें, और वीडियो थोड़ी बहुत लेट होती है तो उसके लिए माफ करें। साथ ही हम कोशिश करेंगे वीडियो को जल्दी से जल्दी और रेगुलर लाने की। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।